हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। जबलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर राजकुमारी पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। हाथरस गई डॉक्टर को नोटिस जारी होगा। कॉलेज डीन डॉक्टर प्रदीप कसार का बड़ा बयान सामने आया। सेवा नियमों के विपरीत है डॉक्टर का आचरण। सरकारी सेवक नहीं हो सकते ऐसे आंदोलन में शामिल। डीन की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। नोटिस जारी कर अब स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। डॉक्टर राजकुमारी बंसल पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, हो सकती है। कॉलेज डीन डॉक्टर प्रदीप कसार ने बड़ा बयान दिया है। कुछ देर पहले मुझे इसकी जानकारी मिली थी, तो मैंने फार्माकोलॉजी विभाग की डेमोन्स्ट्रेटर प्रदर्शक डॉक्टर राजकुमारी बंसल के बारे में जानकारी प्राप्त की। डॉक्टर राजकुमारी बंसल 3 तारीख से 6 तारीख तक CL की एप्लीकेशन देकर फार्माकोलॉजी विभाग में गई थी। उसमें उसने सिर्फ ये लिखा था कि मुझे बाहर जाने की अनुमति दी जाए। क्या मानते सर, इस प्रकार की बड़ा जो पूरा मामला हुआ था, सामाजिक संगठन वहां सक्रिय थे, उस बीच ये उस समय वहां पहुंच गए जब मीडिया भी नहीं पहुंच पाया था। उनकी भूमिका संदिग्ध है, ऐसा है कि यूपी का कहना है। तो क्या कुछ शोकॉज नोटिस इनसे आप पूछेंगे, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में गई थी, वहां 2 दिन रुकी भी थी? इस प्रकार की कोई जानकारी अगर हमें मिलती है कि वो वहाँ गई थी, लिखित मिलता है, तो डेफिनेटली उसको शोकॉज नोटिस दिया जाएगा और नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन में एक पब्लिक सर्वेंट शामिल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उनको इस प्रकार की अनुमति नहीं है। सर, क्या कदाचरण का यदि इस प्रकार का सामने आता है, लिखित में आता है, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कारण बताओ नोटिस देंगे और उसके आगे भी जो कार्रवाई होना है वो हम करेंगे। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अपना पक्ष ये रखना चाहूंगी, अगर मुझे मेरे काम के लिए नौकरी से निकाला जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता था ऐसा हो सकता है, मैं रेडी थी इसके लिए कि अगर जाऊंगी और कुछ बड़ा इशू बना तो ये सब कुछ मुझे फेस करना पड़ सकता है। अगर उनको लग रहा है मैंने गलत किया है, मैंने कोई क्राइम किया है, तो डेफिनेटली मुझे इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मेरी जो नीयत है, मैं पहले भी मदद करती रही हूँ लोगों की, आगे भी करती रहूंगी। कोई नौकरी का पट्टा मुझे रोक नहीं सकता है, और ना भूखे तो मैं मरूंगी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। चाय बनाना बेचना मुझे भी आता है और ना भीख मांगना मुझे भी आता है, तो पेट तो मैं कैसे ना कैसे भर लूंगी। नौकरी रहे या नहीं रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नौकरी से। ऐसा कहना है कि शासकीय सेवा की जो शर्तें होती है, नियम होती है, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन आपने किया, तो वो मुझे दिखाएं। थोड़ा मैं भी नियम जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरे रिक्रूटमेंट जो लेटर है उसमें नहीं लिखा है कि कभी किसी जरूरतमंद की अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप मदद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। स्पष्टीकरण आप देंगे, एक लिखित जवाब देंगी? हाँ बिल्कुल, मैं जवाब दूंगी। मैं अपना पक्ष जरूर रखूंगी। मैं किस सोच के किन हालातों में वहाँ गई थी और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मुझे जाना पड़ेगा, तो ये मैं कमिट करके आई हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक मोहन अवस्थी जबलपुर से जुड़ चुके हैं, जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रतीक, अब बड़ी खबर निकलकर यह आ रही है कि अब डॉक्टर राजकुमारी को नोटिस जारी किया जाएगा। किस तरह की बड़ी कार्रवाई हो सकती है आगे? बेशक कमरुद्दीन, कहीं ना कहीं इस कार्रवाई का अनुमान भी था, क्योंकि वो शासकीय सेवक हैं और इस प्रकार से जो आंदोलन हो रहे हैं, कोई सामाजिक प्रदर्शन हो रहे हैं, इतना बड़ा जो कांड हुआ है, उसमें शासकीय सेवक बिना अनुमति के अगर जा रहा है तो बेशक कहीं ना कहीं गलत के दायरे में वो आता है। और जो डीन है कॉलेज के डॉक्टर प्रदीप कसार, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस पूरे मामले में डॉक्टर राजकुमारी बंसल को शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। चूंकि वो CL लगा करके 3 से 6 अक्टूबर तक छुट्टी में थी, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि वे हाथरस जाएंगी, एक पीड़िता के घर जाएंगी और इस प्रकार से 2 दिन वहां रहेंगी और मीडिया में भी इंटरव्यू देंगी। तो तमाम जो सवालात हैं वो राजकुमारी पे लगातार खड़े हो भी रहे हैं और कॉलेज प्रबंधन भी उनसे स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर मांगने जा रहा है। इस बीच राजकुमारी का भी ये कहना था कि कहीं भी उनके शासकीय सेवा में ये नहीं लिखा कि वो किसी की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो मदद करने के आशय से ही हाथरस पहुंची थी। लेकिन फिर भी दूसरी ओर लाजमी प्रश्न है कि एक सामाजिक आंदोलन जिसने पूरे देश भर में चर्चाएं बटोरी हैं, और अब जब यूपी SIT की टीम उन पर इतना गंभीर आरोप लगा रही है, उनका वहां जाना है, तो कॉलेज प्रबंधन जो है अब इस पूरे मामले पर हरकत में आया है। डीन ने स्पष्ट किया कि पहले रूप में इनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और अगर संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो कार्रवाई के अंदर इन पे जो है गाज गिर सकती है। प्रतीक, लेकिन हमने सुना डॉक्टर राजकुमारी को, हमने सुना, पूरे प्रदेश ने सुना, पूरे देश ने सुना, बॉडी लैंग्वेज और लहजा देखकर लगता नहीं है कि डॉक्टर राजकुमारी ने कोई गुनाह किया, उन्हें कोई अफसोस नहीं है हाथरस जाने का। बेशक वो सुबह से जब भी हमने उनसे बातचीत करी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है और वो यही बार बार कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। चूंकि एक संप्रदाय विशेष से वो भी ताल्लुकात रखती हैं और जिस बच्ची के साथ ये बूढ़ा घटनाक्रम हुआ वो उनके संप्रदाय से ही जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दुखित है, जिस बात का वो बार बार जिक्र कर रही हैं। और उनकी मदद करने के लिए 1 माह का वेतन भी उन्होंने दान में दिया उस पीड़ित परिवार को। लेकिन
सवाल यही उठता है कि एक शासकीय सेवक के प्रदर्शन के दायरे में जो आचरण होना चाहिए वो ऐसा नहीं कहता है कि आप इस प्रकार के धरने या आंदोलनों में शामिल हों और कहीं ना कहीं वो कार्रवाई की जद में फंस सकती हैं। कमरुद्दीन। बिल्कुल प्रतीक, इसमें एक एंगल ये भी आ रहा है कि इसमें नक्सली कनेक्शन भी इसमें एक एंगल दिख रहा है। बेशक यूपी एसआईटी की टीम में नक्सल कनेक्शन, दंगा भड़काने, यहाँ तक कि भीम सेना में भी इनकी सक्रियता हो सकती है। इस तमाम बातों का अंदेशा यूपी एसआईटी की टीम ने बतलाया है और सुबह से ही न्यूज 18 बकायदा इन तमाम खबरों को प्रमुखता से दिखा भी रहा है। लेकिन तमाम आरोपों को बेबुनियाद न्यूज 18 से खास बातचीत में डॉक्टर जो बंसल उन्होंने अपने बताया था, राजकुमारी बंसल ने कहा था कि तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। उनकी मंशा सिर्फ पीड़ित परिवार को संबल देने की थी और जो वो अगर वहां 2 दिन रुकी थी तो पीड़िता के परिजनों की अनुमति से ही वहां पर वो रुकी थी। लेकिन इन तमाम बिल्कुल प्रतीक, डॉक्टर राजकुमारी को कोई अफसोस नहीं है कि वो हाथरस गई थी, 2 दिन वहां रुकी थी। हालांकि अब जो कॉलेज के डीन हैं कसार साहब, वो कह रहे हैं नोटिस जारी होगा, जवाब मांगा जाएगा, लेकिन डॉक्टर राजकुमारी अपने बयानों पर अड़ी गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब आपको सुनवाते हैं हाथरस से लौटी जबलपुर की डॉक्टर राजकुमारी बंसल की न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव बातचीत। बेशक सुबह से ही एक बड़ी खबर पे न्यूज 18 लगातार बना हुआ है। यूपी एसआईटी की टीम ने इस बात का अंदेशा जताया था कि एक महिला जिसका जबलपुर से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो दंगा भड़काने में उनका हाथ हो सकता है। ये आरोप एसआईटी यूपी ने लगाए थे। वो जो महिला है दरअसल वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजकुमारी जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी है मेडिकल कॉलेज, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजकुमारी जी, जिस प्रकार के आरोप यूपी एसआईटी टीम ने लगाए थे, तमाम आरोप से आप भी परिचित हो गई होंगी, क्या कहना है? मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं केवल अपने काम में बिजी थी। वहाँ से आई, मेरा आते से ही मेरी इतनी सारी ड्यूटीज थी, मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी थी, कल मैं उसमें बिजी रही दिन भर। आज मेरा लेक्चर था, मैं उसमें बिजी रही, टीवी में देखती नहीं हूँ, तो अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। दंगा भड़काने का और स्पेशल रूप से नक्सल कनेक्शन की बात यूपी एसआईटी की टीम ने करी है, इस पे क्या कहना है? तो अभी ये अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मुझे बताया जाए कि किस तरह से कौन सी चीज को कैसे देख रहे हैं, तब तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अपना दे पाऊंगी ना। आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा? जी मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुंची हूँ हाथरस, और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं। और मैंने 3 तारीख की सुबह फोन किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है, लेक्चर है, तो मैं नहीं ले पाऊंगी आज मैं, बस। लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मैंने बताया कि जैसे पूरा वाकया कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है, जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है, जो मेरी आईडी से चल रहा है, अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फोन रिकॉर्ड में उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है। तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैंपरिंग की जा रही है, और कल मैंने उसी के सिलसिले में मैंने साइबर सेल में लिखित कंप्लेंट करी है। ये नकली भाभी आपको कहा जा रहा है, एक बड़ा शब्द सुबह से चल रहा है, तो ये क्या भाभी वहां पर बनी थी? जो कि देखा तस्वीरों में आप वहां मौजूद थी, ये नकली भाभी आखिर ये क्या बात? अब ये मीडिया चैनल के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो मुझसे पूछ के बोलते, मेरे वर्डिंग बता दीजिए कि मैडम आपने इस वाले स्टेटमेंट में अपने आप को भाभी रिप्रेजेंट किया है, तो मैं जवाब दे सकती हूँ। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मेरे बारे में कोई पीछे से बोल रहा है देखिए ये नकली भाभी, तो मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो किसी के बोलने के लिए सबूत पेश करिए, क्योंकि मेरे को अनपढ़ ना समझे, सबूत के साथ ही मैं काम करती हूँ। सबसे बड़ा सवाल आपका हाथरस जाना, आप जबलपुर की रहने वाली हैं, हाथरस आप यूपी गई, क्या मूल वजह थी और आखिर क्यों गई आप वहाँ? मेरे लिए बस एक मानवता का और इंसानियत का सवाल था, क्योंकि मैं पिछले टाइम से काफ़ी साल से देख रही हूँ कि जो अत्याचार है वो बहुत चरम होता जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत असहनीय और पेनफुल हो रहा था, और 3-4 दिन से मैं इतना डिसअपॉइंटेड थी, मैं सो नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जाके देखना चाहिए, क्योंकि ये VIP लोगों को नहीं पीड़ित परिवार से मिलने दे रहे हैं, मीडिया से नहीं मिलने दे रहे हैं। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरे को रोकने का तो कोई नियम कानून बनता नहीं है। तो मैंने कहा देखती हूँ जाके, मैं अगर मिलने देते तो मैं जरा मिलकर आती हूँ उनको, और जो मेरी तरफ से होगी आर्थिक सहयोग मैं देकर आऊंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था अपनी एक सैलरी मैं उनको देकर आऊंगी। मैं इसके लिए मैं चेक लेके गई थी, उनको देकर भी आई हूँ इनफैक्ट। तो ये था मेरा जाने का वहाँ मकसद, और मैं केवल गई थी कि 1-2 घंटे में मिलके और सब आ जाऊंगी मैं देख करके। लेकिन वहाँ पर उन्होंने जब मैं देखा कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, अकेली आई हूँ, इतना रिस्क लेके, इतने टेंस माहौल में भी मैं आई हूँ, तो उनको पता नहीं, थोड़ा मेरे लिए बहुत लगा कि मैडम बहुत सपोर्टिव है, तो बेटा तू एक दो दिन रुक जा, तेरी जरूरत है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। अगर मैंने कहा मेरे आने से आप लोगों को इतना मनोबल मिल रहा है तो मेरे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है मैं रुक जाती हूँ। इस तरह से फिर मैंने अगले दिन का टिकट कैंसिल करवाया। आप यूपी एसआईटी की रडार में हैं, किसी वक्त यूपी एसआईटी की टीम यहाँ पर आ सकती है, शायद आपको गिरफ्तार भी कर सकती है, किस तरीके से तैयार हैं आप?
तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ। गिरफ्तार करेंगी तो कुछ तो बताएंगी, कुछ तो लिंक बताएंगी, तो फिर मैं तब एक्शन ले पाऊंगी ना। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि वो किस तरह से मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। वो यानी आप वो नकली भाभी नहीं जिस प्रकार के यूपी एसआईटी बात कर रही है, और नक्सल कनेक्शन आपका नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी पैदाइश एमपी की है, मेरा पूरी एजुकेशन एमपी की है, मेरी एमबीबीएस, मेरी डीओएमएस, मेरी डिग्री एमडी की डिग्री पूरी यहाँ एमपी की है। मैं कॉलेज में यहाँ पे वर्किंग हूँ और इंदौर में रही हूँ। तो मेरा पूरा जो भी है आज तक का, मेरी शादी मतलब एमपी में हुई है, ग्वालियर में। तो मेरा एमपी से बाहर मैं कभी गई नहीं हूँ। किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूंगी कि मुझे भी तो पता होना चाहिए कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। एक और सवाल मेरा, क्या कहेंगी यूपी एसआईटी की टीम आखिर इस प्रकार से क्यों गया, क्यों रचना है, या जानबूझ के झूठ को परोसा जा रहा है, या एक नई कहानी गढ़ी जा रही, क्या कहना है आपका? तो ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना सर, उनका भी आप मैं कैसे क्लियर कर सकती हूँ। लेकिन अंतिम बात मेरी है, पूरा जो हाथरस का कांड हुआ, आप वहां पर गई थी, आपने क्या पाया? जो पीड़ित पक्ष, अभी मीडिया में इस प्रकार की बातें चल रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं, जांच का एंगल भी है, रेप नहीं हुआ ये बात की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई। पीड़िता के हम परिजनों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इस पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या कहना है? क्या न्याय मिलेगा बच्ची को, या आखिर असल घटना क्या है? असल घटना मैं शुरू से करूं, क्योंकि क्लिपिंग आपकी ये 10-15 मिनट की हो सकती है, क्योंकि पूरा वाकया बताना पड़ेगा मुझे। ये था कि मम्मी से पूछा गया, पीड़िता की मां से, कि तो उन्होंने बताया था कि ये 14 तारीख की सुबह 9 बजे खेत में मौजूद थी बेटी उनकी, और ये घास काटने का काम कर रही थी बेटी, और मम्मी भी कर रही थी। तो वो खेत में एक कोने में मम्मी थी काम कर रही थी, दूसरे कोने में उनकी बेटी काम कर रही थी, और जो उनका बड़ा बेटा था वो घास का गट्ठर लेके वो घर पर डालने आया था, मतलब वो वहां पर नहीं मौजूद था खेत में। तो मम्मी बोलती कि कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि कहीं दिख नहीं रही है उनकी बेटी, तो उन्होंने फिर उसको ढूंढने की कोशिश करी। तो वो ढूंढ रही थी, आवाज लगा रही थी, वो उनको नहीं दिख रही थी। फिर उनको थोड़े से आहट और कराहने की आवाज आई, तो उन्होंने फिर अपनी बेटी को ढूंढ लिया और ट्रेस कर लिया। फिर देखा कि उनकी हालत बहुत खराब है बेटी की, पूरी उसकी मुंह से ब्लीडिंग हो रही है उसकी, और गले पे बहुत निशान है, उसके लोअर बॉडी पार्ट पर कपड़े नहीं है, तो और वो बिल्कुल बोल नहीं पा रही है, लगभग बेहोशी की हालत में। तो फिर उन्होंने घर पे खबर भिजवाई, तब फिर भाई आया और फिर लेके फिर हाथरस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए थे। हाथरस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट मैंने खुद देखी है, तो उसमें लिखा था कि सीरियस कंडीशन है पेशेंट की, इसलिए हमने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है, और उन्होंने फर्स्ट एड देके सीधे पेशेंट को रिफर कर दिया अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए। तो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में वो आई थिंक सेम डे चली गई है 14 तारीख को, तो वहाँ रही है 14 से लेके 28 तक वो रही है। तो वहाँ पर उस बीच में माँ ने बताया कि ना लड़की कुछ स्टेबल भी हुई है, उसने बिस्किट्स भी खाए हैं, चाय पी है, बात की है, और इसी दरमियान उसने अपना मृत्यु के पूर्व जो बयान है, डाइंग डिक्लेरेशन, वो उसने दिया है। तो वो मैंने भी बोला कि मुझे भी नहीं लग रहा था कि एज ए डॉक्टर होने के नाते कि मेडिकली वो इतना स्टेबल लग रही थी, साउंड थी, ओरिएंटेड थी, सबको पहचान रही थी, रिस्पॉन्स कर रही थी। तो मुझे लग नहीं रहा था कि वो सर्टिफाई हो जाएगी या डेथ हो जाएगी उसकी, मुझे लग रहा था कि सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन फिर बोलती कि हमें ऐसा शक है कि शायद वहाँ पर कुछ दिया जा रहा था, गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा था, फिर उसके बाद और कंडीशन हालत उसकी बिगड़ने लग गई, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग गई। तो फिर उसको फिर ना दिल्ली रेफर किया गया एम्स में, लेकिन एम्स वालों ने एडमिट नहीं किया, तो फिर उनको मजबूरन सफदरजंग में उनको एडमिट करना पड़ा। 28 की बात है, और 29 की मॉर्निंग में तो ये डेथ हो गई है। तो इतना यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। बताइए। बेशक, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं हुई आपका ये कहना, लेकिन स्पष्ट तौर पे आपका जबलपुर से हाथरस जाना, यानी कहीं भीमसेना से आपको कनेक्शन तो नहीं, ये बात भी सामने आई थी। क्या भीमसेना से आप ताल्लुकात रखती हैं, उनके थ्रू आप वहां पहुंची, किस तरीके से आप वहां पहुंची? चूंकि लगातार वहां सामाजिक संगठन भी सक्रिय रहे, किसी से आपका कांटेक्ट हुआ था, उनके माध्यम से आप वहां पहुंची? देखिए, मैं पिछले करीब 2017-18 से तो मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ। मैं अपनी एक्टिविटीज सारी दिखा सकती हूँ। जब मैं अपने जबलपुर क्षेत्र में इतना एक्टिवली काम कर रही हूँ, ग्वालियर मेरा मायका ससुराल है, वहाँ भी एक्टिवली काम कर रही हूँ, तो लोग मुझे जानते हैं, मैं मिलना जुलना मेरा सबसे रहता है। तो भीमसेना, भीम आर्मी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सब लोग मुझे जानते हैं, चाहे वो भले ही आपके बाम सेफ हो, भले ही वो समता सैनिक दल हो, सब लोग मुझे जानते हैं कि हाँ ये मैडम है जो एक्टिवली काम करती हैं, आके बोलती है, हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहती है। और वो किस तरह से देख रहे हैं तो वो मुझे नहीं पता, उसके लिए मेरे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अंतिम सवाल, ना ही आपका नक्सल कनेक्शन है, ना ही आपका भीमसेना से कोई ताल्लुकात, और ना ही किसी साजिश के तहत आप वहां गई थी, ये आप एडमिट कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल एडमिट कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये थी राजकुमारी बंसल जो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से यूपी एसआईटी की टीम ने उन पे आरोप लगाए हैं, नक्सल कनेक्शन होने की बात कही है, भीमसेना से ताल्लुकात होने की बात कही है, दंगा भड़काने की बात कही है, ये तमाम आरोप जो है वो निराधार हैं। ये सिर्फ मानवीयता के नाते वहां पर गई थी, और जिस प्रकार से दलितों में अत्याचार लगातार हो रहे हैं, इन घटनाओं से वो आहत थी, और इसी के मद्देनजर आर्थिक मदद और 1 महीने की सैलरी भी जो है वो उन्होंने पीड़िता के परिवार को वहां हाथरस जाकर के दी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और रायपुर से खबर जहां पर कांग्रेस की किसान मजदूर बचाओ रैली है, सीएम भूपेश बघेल बोल रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये साल
खूब बारिश हो है, खूब पानी गिरे है, फाटक तक धान अब पाक गए, खूब अनाज हुई। छत्तीसगढ़ सरकार हम कहें कि पिछले साल 83 लाख मीट्रिक टन खरीदे, ये साल 85 लाख और ज्यादा इतनों खरीदबो। लेकिन रमन सिंह जी आज कहा था 20 क्विंटल खरीदे बर, और हम ओकरो ज्यादा खरीदे बर तैयार हैं। लेकिन ते पहली बता कि 5 साल पहली 10 क्विंटल के आदेश कौन करे रही से? रमन सिंह जी बता 2100 रुपये बात कह रहे कि नहीं कह रहे? रमन सिंह जी बता 300 रुपया बोनस दूंगी कह रहे थे नहीं कह रहे? और एक बार भी कोनो किसान ला देहस का, और नहीं देहस तो तोला सवाल करे का अधिकार नहीं है। कौन मुझे सवाल कर? हम अल्लाह बोनस देने पर मना करे। हमन योजना लाए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, केवल धाने भर के बाद 2500 रुपये मोहरी से। अरे हम तो जिन गन्ना बोए थे, मक्का बोए थे, धान बोए थे, वो सब किसान 10,000 रुपये एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से हम ना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा दे रहे। से एक साथ काबर नहीं दे, और हम एक साथ दे देते, लेकिन हमारा पैसा वहां दिल्ली में रोके काबर है। अभी बताया ना 4,000 करोड़ रुपया रोके बैठे। हम 4 किस्त में दे हम किसान लगे ने कोरोना है, कोरोना संकट है, होकर बाद भी कई ठग राज्य में तपन कर्मचारी मन के तनख्वाह 30% की कटौती कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये सांसद मन के एमपी लेड के पैसा खत्म कर दी। 3,000 राज्यसभा सदस्य बैठे, तनख्वाह कटौती कर दे है, अपन सांसद मन के तनख्वाह नहीं दे सका था। होकर सांसद निधि के 5 करोड़ रुपये क्षेत्र विकास पर मिला, जिसे तेला बंद कर दे। और हम तो यहाँ 1 करोड़ रुपये बढ़ा के 2 करोड़ रुपया कर दे, शिक्षण जनसंपर्क राशि बढ़ा दे, और बोनस रोक दिया। बोनस तो ये मर रोकीस, हम नहीं रोके हैं। हम तो सवाल करत हैं केंद्र सरकार बोनस दे पर रोके, गलत है कि सही? एक बात तो बता दे रमन सिंह जी, हम तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 4 किस्त में 2 किस्त दे चुके हैं। तीसरा किस्त राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर के मिली, 14 तारीख के दिवाली है। हम किसान जाना था कब किसान लोग पैसा जरूरत पड़ते। तीसरा किस्त 1 नवंबर के, और अभी गोधन न्याय योजना शुरू करे हैं। सोनिया जी राहुल जी बटन दबा के सब जैसे गौपालक है तेकर खाता में पैसा डाले के शुरू करे। 2 महीना में 30 करोड़ रुपया पहुंच गए गरीब मन के खाता। अब तो सूखा पाकर दीने गोबर हो ज्यादा सप्लाई, ज्यादा पैसा आई। लेकिन मैं किसान भाई मन से कहना चाहता हूं, तू ठीक बात वर्मी कंपोस्ट सरकार बनाया कि शुरू करो, यह नहीं बन पाए। और दूसरा बात, धनेन्द्र भैया भी बैठे हैं किसान नेता, हम रवीन्द्र चौबे भी बैठे, गांव जैसा हम सब किसान घर के लेकर ये घर नरेंद्र मोदी जी के जब का गोडाउन में रखना रख लो, कोई कार्रवाई नहीं हो, जेकर बारे में सब वक्त मन पुनिया जी से लेके सब जन बोले। एक का मतलब ये व्यापारी मन धान ला नहीं खरीदे, ये मन खरीदी दलहन और तिलहन ला, राहर ला खरीदी, प्याज ला खरीदी, तिलहन ला खरीदी, तो रेट काकर बाढ़ी। दलहन और तिलहन के दाल और तेल के भाव बढ़ने वाला है। ये साल मनरेगा में खूब काम हुए, बहुत किसान मन है, पंचायत वाले मन है, खूब राहर बोए,
लेकिन अभी जो फसल है जरूर दलहन तिलहन हो, ताकि ये जो व्यापारी मत खरीदी रोक के रखे रहो, रेट जरूर मिले। धान के बजाय गर्मी फसल में हम अल्लाह दलहन तिलहन तरफ, चाहे वो चना हो, चाहे वह हींगा हो, लाख हो, लाखड़ी हो, ये उन्हारी मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे वोट होना चाहिए हमारा, ताकि रेट बढ़े तो हमारे छत्तीसगढ़ के आदमी मतलब। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।